कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में Y20 प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि G20 का विजन आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली और खुशहाली लाना है। उन्होंने कहा कि हमारे आबा अजदाद ने पायदार जिंदगी गुजारने का रास्ता दिखाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष की 7 प्रमुख प्राथमिकताओं 70 में ग्रीन ग्रोथ को शामिल करके संपूर्ण विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। प्रकृति के बिना विकास की कल्पना अब असंभव दिखती है और बाहर दिखाई पड़ने वाली प्रकृति इंसान की प्रकृति का अभिन्न अंग बन सके, अब वो समय आ गया है। जैसा आपने देखा है, जब देश की संसद में भारत का बजट प्रस्तुत हुआ था तो इस साल के बजट में ग्रीन ग्रोथ के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, पीएम प्रणाम गोवर्धन स्कीम, मिष्टी अमृत धरोहर जैसे अनेक अभियान शुरू किए गए हैं और लक्ष्य जो रखा है कि 2070 तक भारतवर्ष अपने जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और ये संकल्प सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यवहारिक परिवर्तन लाने का भी एक संकल्प है। साथियों, युवा चेतना को मैं सबसे प्रभावी माध्यम मानता हूं जो पूरी दुनिया को यह बता सकता है कि नेचुरल रिसोर्स पर हमारा अधिकार अस्थायी है और उसे हर परिवार की कार्यसूची का महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया जा सकता है। Our rights on natural resources are not absolute. It is temporary. This thinking should become part of our daily habit to ensure prosperous earth for our future generations. आज पूरी दुनिया में लगभग सभी समाज क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में जागरूक हो रहे हैं। इस जागरूकता को सोच में परिवर्तित करने का जो मुख्य काम होगा वो युवा वर्ग ही कर सकता है, यूथ ही कर सकता है, क्योंकि जब तक यह जागरूकता प्रत्येक व्यक्ति की सोच में परिवर्तित नहीं हो जाती तब तक इस दिशा में हमारा प्रयास अधूरा माना जाएगा। जो कुछ प्राकृतिक संसाधन हमारे पास बचे हैं उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए छिटपुट प्रयास कामयाब नहीं हो सकते। अपनी पूरी क्षमता, पूरा संसाधन और संकल्प के साथ वैश्विक समाज को इस दिशा में प्रयास करना ही होगा। अब कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। जिस प्रकार हमारी संस्कृति ने सदियों से सरल जीवन शैली को प्रमोट किया है, उसे दोबारा जनमानस के मस्तिष्क में हमें स्थापित करना होगा। इस प्रयास में समाज का सभी वर्ग शामिल हो। इसके लिए युवाओं को नेतृत्व करना होगा, युवाओं को बागडोर संभालनी होगी ताकि क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने की चर्चा कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलकर एक सार्वजनिक लक्ष्य में परिवर्तित हो सके। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह मोहम्मद सईद अल्ताफ बुखारी के बयान के खिलाफ शिया और सुन्नी दोनों बरादरियों की जानिब से आज पुरअमन एहतजाज किया गया। जड़ीबल के इलाके और पांता चौक में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पांता चौक में बीजेपी लीडर इंजीनियर एजाज ने अपनी पार्टी के सरबराह का अलामती पुतला जलाया, जबकि जड़ीबल में मुजाहिरीन ने अल्ताफ बुखारी से माफी मांगने का मुतालबा किया। वाज़िर के सैयद अल्ताफ बुखारी ने पहले ही वजाहत की है और कहा कि उनका गलत हवाला दिया गया। हमारा ये पुरअमन एहतजाज इस बात पे है कि कल अल्ताफ बुखारी साहब ने मीडिया पे ये बयान दिया है कि जिन्होंने इमाम को मारा वही इमाम करते हैं। यानी मतलब है जिन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किया वही हुसैन का मातम करते हैं। यानी उनका मतलब है कि जो हुसैन का मातम करते हैं वही हुसैन के कातिल है, अब वही मातमी होने का ढोंग रचाते हैं। इस बात पे हम बहुत दुखी हो गए और हमारी पूरी कौम के अंदर एक दुख की लहर दौड़ गई। मुसलमानों में चाहे शिया हो चाहे सुन्नी, मैं तो शिया सुन्नी मानता नहीं,
मैं खाली ये मानता हूँ कि हम सब कलिमा गो है, हम सब रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ते हैं। हम सब का एक ही ऐलान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए हमारे अंदर कोई शिया सुन्नी की तफरीक नहीं है। लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब शायद चाहते हैं कि इस अपने कलाम से शिया सुन्नी में तफरीका पैदा करे, अपने वोट बैंक बनाने के लिए सियासत के स्टेज को इस्तेमाल करके शिया और सुन्नी में एक तजाद डाल दे। हम इसलिए रोड पे आए हैं। हम और गवर्नमेंट से, साहिबान इक़्तिदार से ये चाहते हैं कि इसकी एक ज़बरदस्त सज़ा होनी चाहिए। कोशिश की जा रही है कि यहाँ की सियासत को डिवाइड करें मसले की बेसिस पे। ऐसा नहीं है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ना हम किसी पहाड़ी के ख़िलाफ़ है, ना हम गुजर के ख़िलाफ़ है, ना हम बकरवाल के ख़िलाफ़ है, ना डोगरे के ख़िलाफ़ है, ना कश्मीरी के ख़िलाफ़ है। हम तो सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम तो इस गुलदस्ता जम्मू कश्मीर के सभी लोग गुलदस्ता हैं। जहाँ तक शिया सुन्नी फ़िरके का ताल्लुक़ है, ये तो मुझे नहीं लगता है। हम सब मुसलमान हैं, हमें इस चीज़ का एहसास है। और अगर कहीं पे किसी को लगता है कि हमारी किसी बात से उनके दिल मजरूह हो गए, मैं बिल्कुल भी नहीं इसमें हेजिटेट करूँगा। मैं उसके लिए उनसे अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ कि लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं, मैंने कहीं वे नाम नहीं लिया शिया फ़िरके का, और ना मैं कभी लूँगा। क्यों, मैं जानता हूँ जितना कोई और मज़हब जानता है इतना मैं भी मज़हब जानता हूँ। और जम्मू कश्मीर कैन नॉट अफोर्ड अ डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टेरियन और रीजनल या पहाड़ी गुजर और इन चीज़ों पे नहीं हम बेयर कर सकते। हम बड़ी मुश्किल से एक मिलिटेंसी के दौर में से निकला है जिसकी बुनियाद ही इन्हीं बेसिस पे रखी गई थी, और जम्मू कश्मीर के अवाम ने उसको हराया है। वो लोग जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं ये आज देख रहे हैं कोई पार्टी सच बोल रही है और खुल्लम खुला ये बोल रही है कि हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ है। शायद वो जो फोर्सेस हैं जिनको ये खुश नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में जितना अमन है और जिस तरीके से वहाँ तैयारियाँ हो रही हैं G20 की कॉन्फ्रेंस को रिसीव करने के लिए, ये उन अनासर की, क्योंकि वो खुद अनासर शिकस्त खुर्दा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान में अमन की वापसी जरूरी है क्योंकि ये भारत के लिए बहुत अहम है। और उन्होंने कहा कि G20 एक आम अमल है और ये हर बार किसी न किसी मुल्क में मुनक्किद होता है। हिंदुस्तान में मुनक्किद चुदनी G20 में कोई नई बात नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख मोहम्मद मंसूर की बरसी के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। फारूक अब्दुल्ला के अलावा अली मोहम्मद सागर, सकीनायतू और दीगर ने मरहूम शेख मोहम्मद मंसूर को खराज अक़ीदत पेश किया और शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने में उनके रोल को सराहा। एक फायदा ये है कि 20 मुल्क अपने मुश्किलात को पेश करते हैं, उन मुश्किलात का अजाला ढूंढते हैं और दोस्ती के माहौल में आगे चलने की कोशिश करते हैं। हमारे बच्चे बिके हुए हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर बिके हुए हैं। छोटे बच्चों की बात क्या करें, वो क्या है जो आज बिगुल बजा रहे हैं दूसरी जमातों के, वो क्या थे? कल तक तो वो पाकिस्तान के साथ थे, कल तो वो पाकिस्तान का ढूंढूरा पीटते थे, हैं? थे नहीं। तो IB को आज वो ऊपर हिंदुस्तानी कैसे बन गए, कैसे बन गए? मुझे बताइए। जो कल तक उनके असर में थे, आज वो बने कैसे? सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए।